आज हमारा पॉडकास्ट भारतीय रेल पर है। हमारे साथ में उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण मौजूद हैं। भारतीय रेलों में इलेक्ट्रिफिकेशन एक लंबे अरसे से जारी रहा। हमारे यहाँ उत्तर पश्चिम रेलवे में किस तरह के प्रयास अभी विद्युतीकरण को लेकर के हुए हैं? 2025 में लगभग 100% विद्युतीकरण हो चुका है भारतीय रेल में। उत्तर पश्चिम रेलवे के संदर्भ में अगर बात करूँ तो 97% हमारा सेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। बिना टिकट जो यात्रा करने वाले लोग हैं उनको कैसे आप ट्रेस करते हैं, कैसे पकड़ पाते हैं उनको? टीटी जो है हमारे होते हैं, ट्रेन कंडक्टर होते हैं, उनको हमने हैंडल डिवाइसेस दी गई हैं। विदाउट टिकट आ गया है रिजर्व कोच में तो उसको ऐसे ऑफ कोर्स अलाउड नहीं है एंड बट एक नियमित तरीके से उसको हम हैंडल करते हैं। कितनी वंदे भारत अभी हमारे यहाँ चल रही है और आगे हम क्या देख रहे हैं, कितना वंदे भारत को हम यहाँ पर एक्सटेंड करने वाले हैं? भारतीय रेलवे के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो काफ़ी सारे वंदे भारत का संचालन और ये काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। हमारी सारी वंदे भारत जो है लगभग काफ़ी लोकप्रिय है। दिल्ली वाली जो वंदे भारत है खास करके बहुत अच्छी चलती है। उदयपुर की वंदे भारत भी अच्छी चलती है और लगातार हम इसमें वो कर रहे हैं क्योंकि अब जो प्रोडक्शन भी जो है वंदे भारत का जो हमारे प्रोडक्शन यूनिट में होता है वो मैन्युफैक्चरिंग भी हम कर दिया गया है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 500 से ज़्यादा रेक जो है हर साल जो है बढ़ाने हैं वंदे भारत की। नमस्कार, डीडी न्यूज़ राजस्थान के खास पॉडकास्ट शो में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश दादिच। दोस्तों, देश प्रदेश में लोग बड़ी तादाद में भारतीय रेलों के जरिए यात्रा करते हैं और आज हमारा पॉडकास्ट भी भारतीय रेल पर है और ख़ास तौर पर राजस्थान में उत्तर पश्चिम रेलवे के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे, जिसमें जानेंगे कि रेलों से जुड़े हुए क्या कुछ वो रोचक तथ्य हैं जो आपको अभी तक मालूम नहीं है और रेलवे किस तरह की प्रोग्रेस कर रहा है, कौन सी नई ट्रेन आने वाली हैं, किस तरह के नवाचार भारतीय रेलों में किए जा रहे हैं। आज हमारे साथ में उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण मौजूद हैं। कैप्टन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूं, किस तरह का अनुभव भारतीय रेल में आप 2 दशक से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, किस तरह का अनुभव आपका रहा है इस दौरान? सही कहा आपने। जो नवाचार की जो प्रक्रिया शुरू की गई है और ख़ास करके आप बात करें पिछले 10 सालों में काफ़ी बदलाव आए हैं। तो मेरे ये मोर देन 20 ईयर्स की जो रेलवे की सर्विस की जर्नी रही है इसमें मैंने महसूस किया है कि जो अभी जो वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय रेलवे में जो नए नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं वो एक अलग लेवल के ही हैं। जब हमने ज्वाइन किया था तो ऑफ कोर्स एक रेलवे बहुत ही प्रीमियम सर्विस थी और अब और भी ज़्यादा प्रीमियम अपॉर्चुनिटी हो गई है। जो इंजीनियर्स जो आ रहे हैं या इंटर रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के थ्रू जब आ रहे हैं तो एक नया दौर, एक नई बदलाव की शुरुआत हो गई है। अब कोई भी फील्ड ले लें भारतीय रेल का, स्टेशनों के कायाकल्प की बात हो, वंदे भारत का संचालन हो, किसने सोचा, इमेजिन ही नहीं किया गया था 10-15 साल पहले कि ऐसी चीज़ें भारतीय रेलवे में आएगी। और ये एक नया जो एक चैप्टर लिखा जाना है आगे की और जो नई कहानी लिखी जानी है उसका एक ये स्टार्ट है मैं कहूँगा। अभी और भी बहुत सारी जो है बुलंदियाँ हासिल करेगी भारतीय रेल और उत्तर पश्चिम रेलवे जैसा कि आपने बताया राजस्थान के अधिकांश भूभाग को कवर करता है। लगभग हम 85% राजस्थान को कवर करते हैं, थोड़ा हम हरियाणा और गुजरात पंजाब को भी कवर करते हैं। तो राजस्थान के रेलवे में जो बदलाव आए हैं पिछले ऑलमोस्ट कहिए आप 22 साल जो उत्तर पश्चिम रेलवे का जब गठन होने से हुआ है वो भी एक बहुत ही उल्लेखनीय है। आपने कहा कि उत्तर पश्चिम रेलवे में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। भारतीय रेल में क्रांतिकारी आमूलचूल परिवर्तन आपने कहा। मैं अगर उत्तर पश्चिम रेलवे के लिहाज से आपसे बात करूं, क्योंकि आप यहाँ सर्व कर रहे हैं, हम देखते थे कि भारतीय रेलों में पहले एक तस्वीर हमें नज़र आती थी कि ट्रेन है तो मतलब देरी से आएगी, आप स्टेशन पे आराम से जाएगा। लेकिन अब तो आप समय पालन पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं और मेरे ख्याल से उत्तर पश्चिम रेलवे तो इसमें पहले पायदान पर रहा है। मेरी 2 बार ट्रेन छूट गई इसी लिहाज से कि जब भी मैं सोच करके जाता था कि ट्रेन 2-5 मिनट तो लेट मुझे मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और देरी के कारण मुझे उसका सामना अपनी देरी के कारण मुझे सामना करना पड़ा। ट्रेन की देरी नहीं थी वहाँ। सही कह रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे तो समय पालनता में काफ़ी अग्रणी रहा है। पिछले लगातार 3 सालों से हम नंबर 1 तो रहे ही। इस साल हम नंबर 2 पे थोड़े से मार्जिन से हो गए क्योंकि बहुत सारे आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जो है वो उत्तर पश्चिम रेलवे में किए जा रहे हैं। विद्युतीकरण की अगर हम बात करें, ट्रैक की डबलिंग की बात करें, नए रेल लाइन डालने की बात करें, इन सारे कार्य में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बदलाव आ रहा है वो सारा इस चीज़ का द्योतक है कि हम एक नई परिपाटी, नई परिभाषा लिख रहे हैं उत्तर पश्चिम रेलवे राजस्थान में। और इन सब जो आधारभूत काम हो रहे हैं इसी कारण से कुछ गाड़ियों की हमारी समय पालनता में प्रभावित हुई। हालांकि अभी हमारा पूरा प्रयास है कि अगले साल हम पूरा नंबर 1 पर आएंगे। और
जैसा आपका महसूस आपने किया हुआ है अपने बचपन में, हमने भी ऐसे देखा हुआ है ट्रेन का, जब हमें पता था कि हाँ ठीक है, अगर 6 बजे आने का ट्रेन का टाइम है तो आप आराम से मान के चलो तो 1-2 घंटे बाद ही आएगी, और जो है आप उस अनुसार से अपनी जर्नी प्लान करते थे। लेकिन अब उत्तर पश्चिम रेलवे के संदर्भ में मैं बता सकता हूँ कि 94%, 94%, मतलब आप 100 में 94% गाड़ियाँ जो है एकदम डॉट ऑन टाइम होती हैं, समय पालनता हम उसकी पूरा करते हैं। पैसेंजर ट्रेनों की अगर हम बात करिए, हम मेल एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें, पैसेंजर ट्रेन में हम पूरे भारतीय रेलवे नंबर 1 है। तो एक उत्तर पश्चिम रेलवे का लगातार हमेशा एक सतत प्रयास रहा है कि समय पालनता को हम प्रायोरिटी तो देते ही हैं, साथ ही साथ सुरक्षा को भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। सर्दियों में तो अब कोहरे में भी वो समस्या नहीं आती है जो कि पहले ये होता था जी कि हाँ। गाड़ियाँ 8 से 10 घंटे लेट चल रही है, ऐसा हमने एक, हाँ जी, हमने एक तकनीक का एक जो इजाद किया गया कुछ सालों पहले, जिसमें कि फॉग सेफ्टी अलार्म डिवाइस एक जो है, जो कि हम लोको पायलट को देते हैं, वो इंजन में फिट होता है, और ये डिवाइस जो है लोको पायलट को अलर्ट करते रहता है ऑडियो के माध्यम से और विजुअल के माध्यम से कि आपका कौन सा सिग्नल कितने देर में आने वाला है। तो इसके माध्यम से सपोज आप फॉग में जब गाड़ी का संचालन हो रहा है तो लोको पायलट को दिख भले ही नहीं रहा हो, लेकिन उसको ये पता है कि आगे की सिग्नल जो है कितने मीटर पे या किलोमीटर पे आने वाला है, तो उस तरह से वो संचालन करता है, और इससे जो है गाड़ियों की जो हमारी समय पालनता है फॉग में भी काफ़ी अच्छी हुई है। भारतीय रेलवे में इस समय में अमृत भारत स्टेशन योजना की बहुत बात हो रही है और इसके तहत राजस्थान में भी काफ़ी काम हो रहे हैं। मैं उन कामों को अगर जानना चाहूँ किस तरह से यहाँ पर और कब तक ये पूरे हो पाएंगे, क्या उसे लेकर के आप प्लान कर रहे हैं? जी, पूरे भारतीय रेलवे के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो 1400 से भी ज़्यादा स्टेशन अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत उनका कायाकल्प हो रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे 77 ऐसे स्टेशनों का कायाकल्प कर रहा है, और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी मैं बताना चाहूँगा तो 85 ऐसे स्टेशन हैं। उसमें 2 कैटेगरी में हमने इनको कर रखा है अमृत स्टेशन। एक तो जो है जिनको हम मेजर डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन की तरह हम जिनको डेवलप कर रहे हैं, जयपुर, गांधीनगर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो ये इन स्टेशनों पर हम एक नई संकल्पना के साथ काम कर रहे हैं कि जिसमें यात्री एक नई अनुभूति के साथ जाएगा। जैसे हम जयपुर की बात करें तो 700 करोड़ की लागत से हम इस स्टेशन का डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कि तमाम यात्री सुविधाएं तो जो आप अच्छे स्टेशन पे देखते हो तो गई ही, साथ ही साथ एक नया जो इसमें एक नया जो एक चीज़ आ रही है इन सारे मेजर स्टेशन पे, वो है एयर कॉनकॉर्स का कॉन्सेप्ट, जिसमें कि एक प्लेटफॉर्म से एंड प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करके पूरे स्काई एरिया में हम उसमें एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरह एक बना रहे हैं, जिसमें कि कमर्शियल एक्टिविटी जो है आप कोई भी संचालित कर सकता है। जयपुर स्टेशन पे भी काफ़ी काम तीव्र गति से चल रहा है। हमारा पूरा प्रयास है कि 2026 में इस स्टेशन को, जयपुर स्टेशन को नए स्वरूप के साथ संचालित कर दें। सेकेंड एंट्री का काम भी काफ़ी तेज गति से चल रहा है जयपुर स्टेशन पर, और हमारा प्रयास है कि एटलीस्ट सेकेंड एंट्री को हम जुलाई अगस्त तक हम उसको भी संचालित कर दें। गांधीनगर जयपुर स्टेशन में मेंशन करना चाहूँगा कि पूरे भारतीय रेलवे का पहला ऐसा स्टेशन बना जो कि जिसमें 72 मीटर चौड़ा एयर कॉनकॉर्स का गर्डर लॉन्चिंग किया गया, और ये काम अभी काफ़ी तीव्र गति से चल रहा है। माननीय रेल मंत्री जी जब दौरे पे आए थे उन्होंने इंजीनियर्स की बहुत ही भूरी भूरी प्रशंसा की और बताया कि ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है जो कि क्रिएट किया जा रहा है। अच्छा, जब भी आप रिनोवेशन के काम कर रहे हैं तो क्या क्राउड मैनेजमेंट पर फोकस किया गया है? क्योंकि ऐसी स्थितियां भी देखने को मिली थी कि जब रेल यात्रियों की बड़ी तादाद एक स्टेशन पर पहुंच गई और वहां पर एक ऐसी स्थिति बन जाती है जो अफरा तफरी जैसा माहौल पैदा करती है, तो क्या उसको लेकर के प्लान किया गया? देखिए, इन स्टेशन रीडेवलपमेंट जो हो रहे हैं, इन बड़े स्टेशनों पर सेपरेट एंट्री एग्जिट का प्रावधान है, अंडरग्राउंड पार्किंग का प्रावधान है, कंप्लीट जो पैसेंजर का फ्लो है वो पूरा डिज़ाइन किया गया है इन बड़े स्टेशनों पर कि उसमें एक एंट्री एरिया होगा, उसके बाद एक मिड लेवल होगा, उसके बाद मतलब अगर कोई एयरपोर्ट की तर्ज पे अगर मैं बात करूं कि अगर कोई इनकमिंग आ रहा है पैसेंजर तो उसका आउटगोइंग पैसेंजर से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। यस, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट पे हम वर्क कर रहे हैं ताकि जो है एंट्री और एग्जिट जो है वो सेपरेट चैनल से रहे और सेपरेट उनका मूवमेंट रहे पूरा, ताकि इस तरह की कभी स्थिति ना हो। इसके अलावा जो छोटे स्टेशन पे भी जैसे जो अमृत स्टेशन के अंतर्गत जिनका हम 15 से 20 करोड़ की लागत से हम विकास कर रहे हैं, उनमें भी हमने सेपरेट एंट्री एग्जिट द्वार का प्रावधान किया है। बड़े उनके जो हमने कॉनकॉर्स एरिया जो है, पार्किंग एरिया है, उसका हमने विस्तार किया है। अभी हमने लगभग 5 स्टेशन हमारे जो है पूरे हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, और शीघ्र ही उनका हमने प्लान किया हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से उसका अनावरण भी किया जाएगा। तो इन स्टेशनों पर भी हमने ये सारी व्यवस्था के रखने का किया है। एक और बात जो कि अभी रिसेंट हमने अप्लाई किया है, जो आपने भीड़ भाड़ की समस्या से बताया कि कुंभ में जैसे जो मैनेजमेंट किया गया उसको सीख में लेते हुए अभी हमने
रिंगस स्टेशन पर जब ये लक्खी मेला जो खाटू श्याम जी में लगता है, वहाँ पे हमने 72 ऐसे कैमरे लगाए जो कि फेस रिकग्निशन एंड क्राउड कंट्रोल के लगाए गए थे। तो ये वैसे ही कैमरे थे जो कि इंस्टॉल किए गए थे रिंगस स्टेशन पर, उस समय अस्थायी रूप से कमीशन किए गए थे। और इसमें आपको ना एक कंप्लीट एक मैनेजरियल इनपुट मिलता है कि इस स्टेशन पर इस जगह पे इतने लोग हैं, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो रही है। आप वहाँ पे अलर्ट भी सेट कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल एफओबी पे आपको लगता है कि एक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 40 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए मेरे, तो 40 के बियॉन्ड जैसे ही 41 रहेगा वो अलर्ट जनरेट कर देगा। मतलब एक एआई जैसा एआई, सिस्टम। यस यस, ये हाँ, एआई रेलवे अब बेस्ड, एआई यस के साथ भी यस। अब आगे बढ़ तो रहा है। ये हमने अभी रिंगस में प्रायोगिक तौर पे किया और उसको जो है हम आगे अब और स्टेशनों पे भी करने का प्लान कर रहे हैं। वही जयपुर के स्टेशनों की अगर आपने बात की है तो अभी हम देखते हैं कि जयपुर पे जो क्राउड मैनेजमेंट है उसको आपने देखते हुए खातीपुरा और जो गांधीनगर रेलवे स्टेशन है, क्या उस तरफ जो मूवमेंट है हमारी ट्रेन का उस तरफ हो पा रहा है, वहाँ से ट्रेन स्टार्ट हो पा रही है, या वहाँ पर जो हमारे पैसेंजर जो जा रहे हैं उन लोग को वहाँ से जर्नी करने को मिल रहा है? जी, गांधीनगर जयपुर को हमने ऐसे ही उपनगरीय स्टेशन के रूप में डेवलप किया और ऑलमोस्ट ऑल ट्रेन जो है उनका हॉल्ट, उसका हॉल्ट हमने रखा है, क्योंकि बहुत सारी जो जनता है जो कि उस एरिया में रहती है वो प्रेफर करते हैं कि गांधीनगर स्टेशन से ले ट्रेन को। इसके अलावा खातीपुरा स्टेशन को हमने एज टर्मिनल स्टेशन ऑलरेडी डेवलप कर रखा है। वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों का संचालन, स्पेशल ट्रेनों का संचालन खास करके हम खातीपुरा से ही कर रहे हैं। खातीपुरा में ट्रेनों के संचालन के अलावा हम वहाँ पे एक मेंटेनेंस डिपो भी बना रहे हैं जो कि लगभग 200 करोड़ की लागत से बन रहा है। उसके बनने के बाद ऑलमोस्ट सारा हम जो है जयपुर का काफ़ी जो भार है जो कि टुवर्ड्स दिल्ली या टुवर्ड्स उधर की तरफ जाता है, नॉर्थ बाउंड जो जाती है, वो सारी गाड़ियाँ जो हैं वहाँ से संचालित करने का हमारा प्लान है। और अभी हम क्रमवार तरीके से अभी भी हम कुछ गाड़ियों का वहाँ से संचालन करने का प्लान कर रहे हैं। तो इससे ये होगा कि जैसे आपने दिल्ली में या बड़े से मेट्रो सिटीज़ में जैसा आप देखते हैं कि अलग अलग टर्मिनल स्टेशन होते हैं, उस तर्ज पर ही खातीपुरा स्टेशन को और भी मेगा टर्मिनल और भी बनाने का हमारा विचार चल रहा है, जोधपुर में भी, उदयपुर में भी, सो दैट ये जो अभी मेन सिटी जो बने हुए हैं उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, इन सारे स्टेशनों पर जो अभी क्राउड है वो हम ऑफलोड करके पास में एक और मेगा कोचिंग टर्मिनल बना करके इनको offload। ये सब स्टेशन से शुरू हो जाएगा वहाँ पर भी। अच्छा, दूसरा सर कि इलेक्ट्रिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय रेलों में इलेक्ट्रिफिकेशन एक लंबे अरसे से जारी रहा। हमारे यहाँ उत्तर पश्चिम रेलवे में किस तरह के प्रयास अभी विद्युतीकरण को लेकर के हुए हैं और उसमें हम किस जगह पर आते हैं? बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि भारतीय रेल इस वर्ष 2025 में शताब्दी वर्ष मना रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन की। 1925 में पहली ट्रेन जो चली थी, अब 2025 में लगभग 100% विद्युतीकरण हो चुका है भारतीय रेल में। उत्तर पश्चिम रेलवे के संदर्भ में अगर बात करूँ तो 97% हमारा सेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। और इनफैक्ट जितनी भी पुरानी रेलवे लाइन थी हमारी जो कि कुछ सालों पहले डली गई थी, वो सारी इलेक्ट्रीफाइड हो गई हैं। नई रेल लाइन अभी 1 साल पहले ही जो डली थी, सिर्फ वो हमारा सेक्शन जो है 100 कुछ किलोमीटर का है, वो सिर्फ बचा हुआ है। तो उसका भी हमारा प्रयास है कि जल्दी ही उसको भी कंप्लीट करके 100% विद्युतीकरण भी उत्तर पश्चिम रेलवे में हो जाए। अभी मैं जब रिसर्च कर रहा था या पढ़ रहा था जब भारतीय रेल के बारे में, तो मैं ये भी जान रहा था कि उत्तर पश्चिम रेलवे आय के लिहाज से भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। किस तरह से, और ये बिना टिकट जो यात्रा करने वाले लोग हैं उनको कैसे आप ट्रेस करते हैं, कैसे पकड़ पाते हैं उन लोग को? देखिए, सबसे अच्छा जो मेथड है वो है कि सिस्टम अगर ऑनलाइन रहे तो आपको जो आपके यात्री हैं वो भी अलर्ट रहते हैं कि हाँ सारा सिस्टम जो है चूँकि अब डिजिटल है। तो डिजिटल इस मोड को हमने बढ़ावा देते हुए हमने अपने जो टीटी जो है हमारे होते हैं, ट्रेन कंडक्टर होते हैं, उनको हमने हैंडल डिवाइसेस दी गई हैं। तो ये हैंडल डिवाइसेस से वो रिजर्व कोचेज़ में वो देखते हैं और कंफर्म करते हैं कि हाँ पैसेंजर आया है कि नहीं। आने के बाद अगर नहीं है, नॉट टर्न अप हुआ है, तो फिर आगे ऑटोमेटिक एक तो अलॉटमेंट होता है। तो इससे जो है हमारा अगर कोई विदाउट टिकट आ गया है रिजर्व कोच में तो उसको ऐसे ऑफ कोर्स अलाउड नहीं है, एंड बट एक नियमित तरीके से उसको हम हैंडल करते हैं। हमारे देश में सर लगभग हर एक व्यक्ति कभी ना कभी रेल यात्रा तो करता ही है। तो रेल यात्राओं से जुड़े हुए कुछ उपयोगी सवाल भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि आरएसी अगर हमारा होता है तो आरएसी का जो अगर टिकट है उसके पास में, तो क्या वो यात्रा करने लायक होता है वहाँ पर, उसको कोई सीट वहाँ पर अवेलेबल हो जाती है? रेलवे का नियम उसको लेकर के क्या कुछ कहता है? आरएसी का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। इसका मतलब है कि आपको एक और किसी सहयात्री के साथ आपको एक और बर्थ दी गई है और आपको उसके साथ शेयर करना होगा अगर वो भी सहयात्री आपका टर्न अप होता है। आरएसी का एक मतलब हुआ कि आप वेटिंग में है, लेकिन वेटिंग से स्टेटस आपका थोड़ा ऊपर है। सपोज कोई कंफर्म पैसेंजर अगर नहीं आता है तो उस कंफर्म पैसेंजर के ल्यू में आरएसी 1 जो होगा उसको मिलेगा, फिर नेक्स्ट आरएसी 2 को मिलेगा, आरएसी 3 को मिलेगा। इस तरह से क्रमवार जो है वो ये सीट किसके साथ एडजस्ट करनी पड़ती है?
ये सारा चीज़ जैसे मैंने बताया कि अब तो हैंडल डिवाइसेस हमने दी हुई हैं। तो सपोज़ फॉर एग्जांपल S1 कोच में कोई बर्थ नंबर 48 पे कोई पैसेंजर था जो कि टर्न अप नहीं हुआ। तो जो ट्रेन कंडक्टर है वो अपना दिखाएँगे कि 48 पे जो पैसेंजर था वो टर्न अप नहीं हुआ, एंड ऑटोमेटिकली RAC 1 का जो पैसेंजर होगा उसको वो सीट अलॉट हो जाएगी। इसी तरह RAC 2 को मिलेगी अगर दूसरा कोई टर्न अप नहीं होता तो इस प्रक्रिया से वो यात्री RAC का जो यात्री है वो ट्रैवल कर सकता है। ऑफ कोर्स हाफ सीट चूंकि उसको मिलती है वो ट्रैवल कर सकता है, और जैसे ही कोई अन्य यात्री जो कि कंफर्म था जिसका और वो नहीं आया उनको वो बर्थ उपलब्ध हो जाए। अच्छा सर, क्योंकि अब ज़माना जो है वो काफ़ी आगे बढ़ रहा है। रेलवे स्टेशन पे आपने बताया कि बहुत सारे नवाचार हम लोग कर रहे हैं। वाईफ़ाई जैसी सुविधाएं अब बहुत कॉमन हो गई। क्या हमारे रेलवे स्टेशन पर वाईफ़ाई जैसी सुविधाएं और साथ ही में कुछ ऐसे विश्राम स्थल जो रेलवे की तरफ से रखे जाते थे, तो क्या उन चीज़ों पर भी हम फोकस कर रहे हैं? जी हाँ, वाईफाई की सुविधा तो अभी हमने 400 से भी ज़्यादा स्टेशनों पर रेलटेल के माध्यम से की हुई है, जिसमें कि फ्री वाईफाई फॉर 30 मिनट्स है। उसके बाद आपको पे करना होता है। तो इस सुविधा का उपयोग करके हमने एक्चुअली रियल लाइफ स्टोरीज देखी हैं कि बहुत सारे ऐसे गांव के लोग जैसे मैं बहुत से छोटे स्टेशन की बात करूं, रतनगढ़ हो गया या मोलीसर हो गया, ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्टेशन हैं जहां पे हमने वाईफाई की सुविधा प्रदान की, और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे विद्यार्थी जो है उसका यूज़ करते हैं। बहुत सारे यात्री जो कि लगातार ट्रैवल करते हैं वो हमें फीडबैक देते हैं कि जो है रेलटेल की जो इंटरनेट की जो अच्छी है, स्पीड अच्छी है, और हमारा जो स्टेशन पे जो महत्वपूर्ण काम किसी को करना पड़ता है तो वो उससे अच्छे मतलब अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो एक अच्छी सुविधा हमने प्रदान की है। स्टेशन का अपग्रेडेशन जो यात्री सुविधाओं के अगर तर्ज पे हम बात करें तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे वेटिंग हॉल का हम निर्माण, इसके अलावा उसका विस्तार, अलग अलग पैसेंजरों के हिसाब से स्लीपर क्लास के लिए अलग, थर्ड AC सेकंड AC के लिए अलग, फर्स्ट AC के लिए अलग, इस तरह करके हमने उसको और भी बड़े स्टेशनों पर इस तरह का कैटेगराइजेशन भी किया है। उसके अलावा और भी सुविधाएं जैसे कि ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड, कोच इंडिकेशन बोर्ड, ताकि यात्री अगर स्टेशन पर आए तो लॉस्ट ना महसूस करें, उसको प्रॉपरली गाइडेड उसका रहे कि हाँ मुझे इस जगह पे जाना है। प्रॉपर साइनेजेज लगा दिए हैं कि हाँ यहाँ पे रिफ्रेशमेंट है, यहाँ पे आपको टॉयलेट्स की व्यवस्था है, दिव्यांगजन की टॉयलेट कहाँ है। ये सारी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से हम बड़े स्टेशनों पे भी कर रहे हैं, मध्यम श्रेणी के स्टेशनों पे कर रहे हैं, और जो हमारी एक मिनिमम एसेंशियल एमिनिटीज़ होती हैं कि कहाँ पे कितना प्लेटफॉर्म शेड होना चाहिए, वाटर टैप्स कितने होने चाहिए, या बेंचेस कितने होने चाहिए, ये सारी हम हर स्टेशन पर ये हम कंप्लाई करते हैं। और खास करके दिव्यांगजन फ्रेंडली जो कंप्लायंस है वो ज़रूर हम करते हैं। एक बात ये कि हमारे घर के बाहर में अगर हम कोई चीज़ छोड़ देते हैं तो वो सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये खुले में आप लोग की पटरियाँ रहती है और खुले में आपका कई सामान जो है वो बाहर बिखरा रहता है रेलवे का, क्योंकि हम देखते हैं पटरियों के इर्द गिर्द भी, किनारे पर भी ऐसे पड़ा रहता है। वो कोई कभी कोई चोरी नहीं करता। ये सारी लेकिन अकाउंटेड होती है, और ये सारी जो है एक पूरी प्रक्रिया के तहत जो है, और ऑफ कोर्स इतनी भारी होती है कि मुझे नहीं लगता है कि कोई आम आदमी जो है, दो चार आदमी भी मिल इसको करके उठाने इसको की जो है कहीं हिम्मत भी कर पाए। नहीं कर पाएंगे। सो हैवी है कि ऐसा नहीं हो सकता है। और हमारे जो ट्रैकमैन वगैरह चलते रहते हैं वो लगातार इस चीज़ का उनको भी इंस्ट्रक्शन रहती है इस बात की कि जो है आप मॉनिटर रखिएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ इस तरह की गतिविधि हो रही है, क्योंकि राउंड द क्लॉक हमारा ट्रैक पे पेट्रोल जो है फुट पेट्रोलिंग जो है होती रहती है। अच्छा सर, आपके जो हम देखते हैं कि ट्रेन में कोचेज जो लगते हैं वो नए नए कोचेज आते रहते हैं, पुराने कोचेज कहाँ चले जाते हैं, क्या करते हैं उनका? हर कोच की एक आयु होती है, और उस लाइक फिक्स होती है कि 25 साल। जो नए जो कोच आ रहे हैं उनकी और लाइफ ज़्यादा है, बट एक नियत अवधि के बाद हम इसको जो है कंडेम करते हैं, या हमारा एक स्टोर डिपार्टमेंट होता है, भंडार विभाग, जिस हम कोच जो है उनको ऑफर कर देते हैं, और वो एक ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से इसका हम ऑक्शन और सेल करते हैं। इसके अलावा अभी कुछ सालों से हमने एक नई इसमें इनोवेटिव कॉन्सेप्ट हमने पुराने कोचेस के साथ शुरू किया, जिसमें हम रियल कोच रेस्टोरेंट बनाते हैं। अभी शायद आपको पता होगा अजमेर में, बाड़मेर में और कुछ और जगहों पे हम जयपुर के भी 5-6 जगहों पे, और राजस्थान के टोटल 15 जगहों पे हम और ऐसे रेल कोच रेस्टोरेंट बना रहे हैं। इस रेल कोच रेस्टोरेंट के थीम में हमने ये जो पुराने कोच हैं वो हम थर्ड पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं, और वो इसको रेस्टोरेंट की थीम पे डेवलप करता है, जिसमें कि अंदर में पूरा कंप्लीट जो है रेल का थीम रहता है, और रेलवे के स्टेशन के परिसर में ही ये स्थापित होता है। जो हमारे अभी अजमेर और बाड़मेर में ये काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी जो है इनफैक्ट इसकी पॉपुलैरिटी भी है। और भी जो रेल कोच रेस्टोरेंट जो हमारे बन रहे हैं, आई एम श्योर कि इसको भी और ये भी अच्छे पॉपुलर होंगे। विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम रेलवे को आप कहाँ पाते हैं? महिला लोको पायलट क्योंकि आपके यहाँ पर है, तो उनकी क्या स्थिति है, कितनी तादाद में है और क्या उसमें और भी आप रिक्रूट कर रहे हैं?
महिला सशक्तिकरण में उत्तर पश्चिम रेलवे हमेशा अग्रणी रहा है और हम इतिहास की बात करें तो उत्तर पश्चिम रेलवे पहला ऐसा जोन था जिसने कि महिलाओं द्वारा पूर्ण संचालित सबर्बन स्टेशन, जो नॉन सबर्बन स्टेशन की जो कैटेगरी का स्टेशन था गांधीनगर जयपुर, उसको हमने संचालित किया। और आज की तारीख में भी ये स्टेशन गांधीनगर जयपुर जो है संपूर्ण महिलाओं द्वारा ही संचालित किया जाता है। इसके अलावा हमारे लगभग 3000 महिला कर्मचारी और अधिकारी यहाँ उत्तर पश्चिम रेलवे में कार्यरत है और हर पोजीशन पे है। मैं अधिकारी के टॉप की भी अगर बात करूँ तो हमारी जैसे प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर जो है, प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर, जो प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट है अपने अपने विभागों के, वो महिला है। और नीचे तक की अगर बात करूँ तो हमारे गैंगमैन, ट्रैकमैन, लोको पायलट, जो ना टेक्नीशियन, जो कि ना धुरी हैं, जो हम कहें पूरी हमारी व्यवस्था की जो धुरी हैं वो महिलाओं के हाथ में है। और ये इनका प्रदर्शन जो है पुरुषों से कहीं कोई कमतर नहीं है और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि इनको और जो सुविधाएं हैं जो वर्क प्लेस में हमें देनी चाहिए महिलाओं को, वो भी हम पूरा प्रदान करते हैं। इनके लिए जो क्रेश की व्यवस्था है, जो या फिर चेंजिंग रूम की व्यवस्था है, बेबी फीडिंग रूम की व्यवस्था है, ये सारा हम जो है प्लान तरीके से जो है स्टेशनों पर या फिर जो कार्यस्थल है वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि महिला सशक्तिकरण में उत्तर पश्चिम रेलवे अच्छा और करते रहे और लगातार उनको सशक्तिकरण में और नया करके बढ़ावा देते रहें। जी सर, जी बिल्कुल। जब भी हम रेलवे की बात करते हैं तो कई ऐसे शब्द भी सामने आते हैं जिनका आम जन जो है वो कई बार मतलब नहीं निकाल पाता। जैसे अगर मैं बात करूँ, मेमू, डेमू ऐसे शब्द होते हैं, ट्राम, उनके बारे में आम तौर पर लोग नहीं जान पाते। उनको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? जी। जैसे डीजल, इलेक्ट्रिक ना, और अब जो है वंदे भारत हुई, तो ये तो सारे परिचित हैं। वंदे भारत तो हमारी सबसे लोकप्रिय स्वदेशी तकनीक से बनी है। डेमू जो है वो डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट होती है। तो जैसे आपने पैसेंजर ट्रेन देखा होगा जो कि पहले डीजल लोको या इलेक्ट्रिक लोको से जो संचालित होती थी, तो उनमें क्या होता था कि सपोज ट्रेन जयपुर से कोटा गई, पैसेंजर ट्रेन है, कोटा जाने के बाद वो जो वापस उसको कोटा से जयपुर आना है तो क्या करना होगा, इंजन जो है अपने डायरेक्शन चेंज करेगा, इस एंड से जाकर के दूसरे एंड पे लगेगा। तो इस समस्या, अब ये इट्स ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। अब जाएगा, उधर जाएगा, सेफ्टी फिर से लगेगी, उसमें कपलिंग लगाया जाएगा, फिर से दोबारा उसमें प्रेशर बनाया जाएगा। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होते थे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है बहुत सालों पहले डेम्यू यानी डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स बनाए गए, जिनमें इंजन जो है दोनों एंड पे होते हैं और बड़ी अगर है तो बीच में भी होते हैं, जो हम ट्रेलिंग कोच और मोटर कोच अलग अलग व्यवस्था से उसमें बने होते हैं। तो इसमें जो है अगर आप जयपुर से कोटा गए, इस साइड से गई, दूसरे साइड पे इंजन लगा हुआ है, आप अनदर 5 मिनट्स 2 मिनट जो भी है, जितना क्रू चेंजिंग का जो टाइम है, उसमें जो है आप दोबारा उस गाड़ी को चला सकते हैं। तो ये शंटिंग की जो टाइम सेविंग है। यस, टाइम सेविंग, साथ ही साथ सुरक्षा, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया गया कि आप अगर शंटिंग कर रहे हैं तो कोई ना कोई मानवीय भूल के कारण से कोई भी दुर्घटना असंभावी है, तो वो ध्यान में रखते हुए ये सब की गई। और साथ ही साथ जो इसका नेक्स्ट वर्जन जो आया, दैट इज मेमू, विच इज कॉल्ड मल्टीपल इलेक्ट्रिकल मेन लाइन यूनिट, जिसमें कि इलेक्ट्रिक से चलती हैं, जो पहले डीजल संचालित होती है, अब जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया तो इलेक्ट्रिक से संचालित होती है। अब जो वंदे भारत है ये भी ट्रेन सेट हम इसको कहते हैं। ट्रेन सेट का कॉन्सेप्ट होता है कि ये जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, इनमें भी दोनों एंड पे जो है इंजन लगे होते हैं, बीच में भी ट्रेलिंग कोच, मोटर कोच होते हैं। तो ये सारा जो है सिस्टम ऐसा है जिसमें कि आपको एंड चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप जो है तुरंत ही गाड़ी का संचालन कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सर मैं अब आपसे करना चाह रहा हूँ कि वंदे भारत को लेकर के अब उत्तर पश्चिम रेलवे में किस तरह का डेवलपमेंट किया गया है, कितनी वंदे भारत अभी हमारे यहाँ चल रही है और आगे हम क्या देख रहे हैं, कितना वंदे भारत को हम यहाँ पर एक्सटेंड करने वाले हैं, उनके स्पीड को लेकर के भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। पहले वंदे भारत संचालन के बारे में बात करूँगा तो हमारे जो पहली वंदे भारत को संचालन किया गया था, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, जिसमें कि अभी वो वर्तमान में अजमेर से जयपुर होते हुए दिल्ली से होते हुए चंडीगढ़ तक संचालित की जा रही है। इसके अलावा 3 और वंदे भारत हमारे यहाँ संचालित होती है। एक तो जोधपुर से साबरमती अहमदाबाद, उदयपुर से आगरा और उदयपुर से जयपुर की चलती है। ये 4 सर्विस हम वंदे भारत की चला रहे हैं यहाँ उत्तर पश्चिम रेलवे पर। 2 और सर्विस का एक्सप्लोर किया जा रहा है क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन अब कंप्लीट हो चुका है और जल्दी ही जो है 2 और सर्विस हम प्लान कर रहे हैं वंदे भारत की चलाएंगे। पूरे भारतीय रेलवे के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो काफ़ी सारे वंदे भारत का संचालन हो और ये काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। हमारी सारी वंदे भारत जो है लगभग काफ़ी लोकप्रिय है। दिल्ली वाली जो वंदे भारत है खास करके बहुत अच्छी चलती है, उदयपुर की वंदे भारत भी अच्छी चलती है और लगातार हम इसमें वो कर रहे हैं क्योंकि अब जो प्रोडक्शन भी जो है वंदे भारत का, जो हमारे प्रोडक्शन यूनिट में होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग भी अब कह दिया गया है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 500 से ज़्यादा रेक जो है हर साल जो है बनाने हैं वंदे भारत की। वंदे भारत की स्पीड, चूँकि इसकी स्पीड ऐसे तो 160 kmph तक है, जो लेकिन हमारी अभी जो ट्रैक, जो हमारी खास करके जो मेन लाइन का ट्रैक है, जो हम कहते हैं रेवाड़ी से पालनपुर, यानी रेवाड़ी से अजमेर होते हुए पालनपुर अहमदाबाद जो जाती है वेस्टर्न रेलवे को, वो पूरा हमारा जो ट्रैक लगभग 700 से ज़्यादा किलोमीटर है, ये हमने 130 kmph कर दिया है। स्पीड की अगर मैं बात करूं तो वंदे भारत जो 2 इस रूट पे चलती हैं उसको मिला करके 80 जोड़ी गाड़ियां जो है हम 130 kmph पे चला रहे हैं
130 kmph और उसके बियॉन्ड 160 kmph उस पे भी कार्य हमारा पूरा चल रहा है। उसमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है, डबल डिस्टेंस सिग्नलिंग होना और फेंसिंग का काम होना ट्रैक पर, वो सब काम भी चल रहे हैं और हमारा काफ़ी मतलब उस पर फोकस है। हमारे महाप्रबंधक श्री अमिताभ जी, उनका पूरा फोकस रहता है खास करके सेफ्टी एंड हाउ टू इम्प्रूव दी पैसेंजर एमिनिटीज़, और उसको ध्यान में रखते हुए अब जो हम 160 kmph की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। देश में अब हाइपर लूप और बुलेट ट्रेन की काफ़ी बात होती है। क्या आने वाले दिनों में इसका फ़ायदा उत्तर पश्चिम रेलवे को भी मिलेगा? अवश्य मिलेगा, मतलब हम उसकी टाइमलाइन तो मैं नहीं बता सकता अवश्य, लेकिन जो बुलेट ट्रेन का जो काम कर रहा है अब तो काफ़ी तीव्र गति से काम चल रहा है। हर महीने जो है उसमें नई नई प्रगति हो रही है, और जो अहमदाबाद से ये मुंबई का जो सेक्शन है लगभग 500 किलोमीटर का सेक्शन है, इसमें बहुत सारा काम अभी चल रहा है। इसके अलावा जो नेशनल हाई स्पीड कॉरपोरेशन है जो कि इस काम को देखती है, भारतीय रेलवे की जो एक संस्था है, उसने भी जो है और भी रूट्स के सर्वे कर रही हैं, और हमारा इस पे मतलब है कि पूरे भारतीय रेलवे में और भी जो है हाई स्पीड का नेटवर्क का जाल बिछाया जाएगा। हाइपरलूप जो आपने बात की है, एक आईआईटी चेन्नई के साथ भारतीय रेलवे ने एक अभी हाल में ही एक एमओयू किया है, और उसमें जो है एक छोटा सा टेस्ट ट्रैक भी बनाया गया है आईआईटी चेन्नई के द्वारा, और अभी माननीय रेल मंत्री जी वहाँ गए थे, उन्होंने इसकी काफ़ी प्रशंसा की। और एक विज़न है, देखिए हमें सारी तरह की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होगा। ऑफ कोर्स हमारे देश में जो जनता है उनको जनरल कोचेज भी ज़्यादा चाहिए, वो भी हम प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हैं। ज़्यादा ट्रेन चाहिए, ज़्यादा स्टेशन पे सुविधा हो, वो भी सब है। साथ ही साथ हमें एक भविष्यगामी भी योजना पे वर्क करते रहना चाहिए, ताकि क्योंकि अब इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री है, वी जो दूसरी कंट्री जो है वो लुक फॉर करती है कि अच्छा हाँ यस व्हाट इंडिया इज़ डूइंग, तो वो फॉलो करती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है अब हम इस प्रक्रिया में भी हाइपर लूप, बुलेट ट्रेन और जो हाई स्पीड ट्रेन जो है, और नई नए और टेक्नोलॉजी लाना, लोकोमोटिव की और नई टेक्नोलॉजी लाना, सिग्नलिंग प्रणाली को और इम्प्रूव करना, ये सारे काम पे भी वर्क चल रहा है। बिल्कुल, मतलब भारतीय रेलवे जो है वो कहा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के मिशन, जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उस लिहाज से भी कदम बढ़ा रहा है। तो एक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल जो है मैं आपसे करना चाहूँ कि सुरक्षा की दृष्टि से आपने कवच को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। अब उसके किस तरह के परिणाम सामने आने लगे हैं? कैसे उसको और आगे डेवलप किया जा रहा है? कवच भी मेक इन इंडिया के द्वारा बनाई गई स्वदेशी तकनीक है, और उत्तर पश्चिम रेलवे के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो लगभग राजस्थान में हम उत्तर पश्चिम रेलवे में हम 1600 किलोमीटर को हम फर्स्ट फेज़ में कवच का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, और इसमें इस पूरे प्रक्रिया में जो है हम ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछा रहे हैं, और एक पूरी स्वदेशी प्रणाली होने के साथ साथ पूरी ये टक्कररोधी प्रणाली है। कोई चांस ही नहीं है इस कवच के माध्यम से कि कोई भी गाड़ी में या तो साइड कोलिजन हो सकता है, या रियर कोलिजन हो सकता है, या हेड ऑन कोलिजन हो सकता है। ये फुल प्रूफ टेक्निक बनाई गई है, इसका सफल प्रयोग किया गया है, और बहुत ही गर्व की बात है। अभी कुछ समय पहले ही माननीय रेल मंत्री जी जब आए थे तो उन्होंने राजस्थान के जो सवाई माधोपुर से कोटा का जो खंड है वहाँ पे खुद उन्होंने इसका ट्रायल भी किया था, और सक्सेसफुल ट्रायल हुआ था। ये पूरे भारतीय रेल में इसको बिछाने का जल्दी से ही कवायद चल रही है। हमारे यहाँ भी इसके टेंडर अवार्ड कर दिए गए हैं, और जल्दी हम आशान्वित हैं कि इसको हम इम्प्लीमेंट करके रेल जर्नी को और भी हम सेफर और अच्छा बना सकते हैं। इस पॉडकास्ट के आखिर में हम आपसे कुछ ऐसे अनुभव, कुछ ऐसी रोचक संस्मरण आपसे जानना चाहेंगे जो आपके करियर के दौरान में रहें, उस पर कुछ आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें। मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैं जब प्री इंजीनियरिंग जब मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, तो सब जैसे एक आम बच्चा जो है जो 11th-12th में रहता है तो उसको एक इच्छा होती है कि हाँ यस ऑफ कोर्स मुझे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, और ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था कि रेलवे को ज्वाइन करूँगा। और लेकिन मेरी फैमिली हिस्ट्री जो रही है, आई मीन मेरे ननिहाल से जो मेरे नाना जी, मेरे मामा जी, ये सारे लोग जो रेलवे में थे। मैं 4 भाई हूँ और हम चारों भाई रेलवेज़ में हैं। तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था डिज़ाइन तरीके से कि कभी जो है मैं रेलवे में आऊँगा, बट एक स्कीम होती है भारतीय रेलवे की जिसे कहते हैं, जो कि अब बंद हो गई है, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस। वो सीआरए का जो एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है, और वो इस एग्ज़ाम को मैंने दिया, उसमें क्रैक कर दिया, और जब सफल हुआ तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं क्या करूं, इसको ज्वाइन करूं या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाऊं। तो चूंकि मेरे परिवार से और काफ़ी लोग जो रेलवे से संबंधित थे उन्होंने बताया कि जो है ये बहुत अच्छी प्रेस्टिजियस सर्विस है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है मैंने इसको ध्यान किया और ज्वाइन किया, और मैं बहुत ही गर्वान्वित महसूस करता हूँ। भारतीय रेलवे का एक ऐसा हिस्सा हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ मैं योगदान दे रहा हूँ भारतीय रेलवे के उत्थान में, और एक गर्व की भावना महसूस होती है कि मैं भारतीय रेल ही के लिए नहीं, भारत के लिए भी अच्छा सर्व कर पा रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। भारतीय रेलों के बारे में किए जा रहे नवाचारों को आपने बखूबी हमें समझाया है, साथ में कई ऐसी रोचक बातें हमारे इस पॉडकास्ट में आपने शेयर की है। आज हमारे इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर किसी नए मेहमान के साथ में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।